बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा चैप्टर इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशन वाला चल रहा है। इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस, उसमें कल हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ी और फॉरेन पॉलिसी क्या होती है वो भी पढ़ी। आज हम नेहरूज़ फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे। नेहरूज़ फॉरेन पॉलिसी। नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया था, played a decisive role in the evolution of India's foreign policy. नेहरू ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे लीडिंग रोल प्ले किया इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के मामले में। He was the main architect of India's foreign policy with the objectives of preserving sovereignty of India, protection of territorial integrity and promotion of rapid economic development. ये तीन उसके ऑब्जेक्टिव थे, प्रिजर्विंग सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी प्रोटेक्ट करना और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक। नेहरू परस्यूड द ड्रीम ऑफ अ peaceful world by advocating the policy of non-alignment. Nehru pursued the dream of a peaceful world. नेहरू ने उसकी जो फॉरेन पॉलिसी का एक अहम जुज़ था कि पीसफुल वर्ल्ड होनी चाहिए। उसी मकसद के लिए नेहरू ने किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन नहीं किया, किसी भी मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं किया, बल्कि उसने क्या एडवोकेट किया, किस चीज़ की वकालत की? नॉन अलाइनमेंट। उसने जो नेवली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका एंड आल्सो लैटिन अमेरिका, जो पहले कॉलोनियल रूल के अंडर थी, तो उनके लिए इस बात की वकालत की और ज़ोर दिया और उनको ये बात समझाने की कोशिश की कि नॉन अलाइनमेंट जो पॉलिसी है, इसके ज़रिए से हम अपने तीनों ऑब्जेक्टिव सवरेंटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तीनों ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसके ज़रिए से दूसरे दो ऑब्जेक्टिव जो थे वो ये थे कि हम बाई परस्यूइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, हम दोनों जो मिलिट्री ब्लॉक हैं या दोनों सुपर पावर हैं, दोनों सुपर पावर जो हैं यूएसए और सोवियत यूनियन, उनके साथ बेटर रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। और जो और एक बात थी वो ये थी कि बाई फॉर्मिंग अ ब्लॉक ऑफ नॉन अलाइनमेंट, नॉन अलाइंड कंट्रीज़, तो हम एक प्रेशर डाल सकते हैं कोल्ड वार के ऊपर, दोनों सुपर पावर्स के ऊपर, दोनों ब्लॉक्स के ऊपर, कि भाई ऐसा जो है ये सिलसिला पॉलिसी ऑफ जो ये है पॉलिसी ऑफ कोल्ड वार जो है और पॉलिसी ऑफ एग्रेशन जो है, पॉलिसी ऑफ डोमिनेंस जो है, इस पर हम क्या डाल सकते हैं? एक प्रेशर डाल सकते हैं ताकि जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं वो एक आज़ादाना तौर पर उनको देखा जाए। ठीक है, अच्छा जी। नेहरू इन हिज स्पीच सेड, वी बिलीव दैट पीस एंड फ्रीडम आर इंडिविजिबल एंड द डिनाइल ऑफ freedom anywhere must endanger freedom elsewhere and lead to conflict and war. उसने अपनी एक स्पीच में कहा था कि हम इस चीज़ में यकीन रखते हैं कि पीस और फ्रीडम, अमन और आज़ादी, ये दोनों जुड़े हुए हैं, और डिनाइल यानी डिनाई करना क्या? फ्रीडम किसी भी जगह भी, इसकी वजह से दूसरी जगह फ्रीडम जो है वो इंडेंजर हो जाती है, और जिसकी वजह से दैट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वार।
Nehru established contacts between India and states in Asia and Africa by convening conference on Asian relations, Indonesia freedom struggle 1949 and decolonization process, and engaged in Bandung Conference in 1955 with newly independent Asian and African nations. अच्छा, नेहरू ने क्या किया? इस्टेब्लिश किए कंटैक्ट इंडिया के किस किस के साथ? स्टेट्स इन एशिया और अफ्रीका, और फिर बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस कन्वीन की। दिल्ली कॉन्फ्रेंस हुई एशियन रिलेशंस की, फिर इंडोनेशिया में हुई, फिर इसी तरह बाकी कॉन्फ्रेंसेस होती रही, फिर कोलंबो कॉन्फ्रेंस हुई, फिर बर्निंग कॉन्फ्रेंस हुई, फिर 1955 में बर्निंग कॉन्फ्रेंस हुई, और इस तरह से 1961 में बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हुई, और उसमें जाकर फॉर्मली नॉन अलाइन मूवमेंट का आगाज़ हुआ, फॉर्मली वो स्टार्ट हुई। अब हम देखेंगे कि नेहरू के फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। नेहरू के जो फॉरेन पॉलिसी थी उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे, ठीक। The main objectives of Nehru's foreign policy are given as under. Number 1, to preserve the hard-earned independence and sovereignty. सबसे पहले क्या था? hard-earned independence, बड़ी मुश्किल से हासिल की हुई आज़ादी, और मुल्क की sovereignty जो है, मुल्क की जो sovereignty अख्तियार आला जो है उसको क्या करना? प्रिजर्व करना, ठीक। और क्या था? टू प्रोटेक्ट द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और मुल्की सालमियत के मुल्क जो है वो एक यकजा, एक इंच भी उसका क्या हो, ज़ाया ना हो, अलग ना हो, ख़राब ना हो, किसी दूसरे के हाथ ना चढ़ जाए, तो मुल्की सालमियत को प्रोटेक्ट करना। टू प्रोमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोमोट करना। टू मेंटेन एंड इनकरेज इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू मेंटेन एंड इनकरेज, मेंटेन करना और इनकरेज करना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, ठीक है। आलमी अमन और जो सिक्योरिटी है उसको क्या करना? मेंटेन करना और इनकरेज करना। टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज एज वेल एज टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद टू सुपर पावर्स, टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज और फ्रेंडली रिलेशन विद सुपर पावर्स, और टू सॉल्व इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स पीसफुल्ली, और इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स जो है उनको पीसफुली हल करना। दीज वर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी। और नेहरूज फॉरेन पॉलिसी उस वक्त जो थी, दैट वाज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। नेहरू वाज इंडिया एट दैट टाइम एंड इंडिया वाज नेहरू। हाउ एंड हाउ नेहरू रिप्रेजेंटेड इंडिया, दैट वाज इंडिया, ठीक है। तो नेहरू was the chief architect of India's foreign policy, और उसकी लेगेसी ही है कि इंडिया एक बहुत तरक्की याफ्ता, तरक्की करने वाली और एक अच्छा मुकाम इंडिया को दुनिया में मिला। ये इट वाज बिकॉज ऑफ नेहरूज फॉरेन पॉलिसी एंड इट वाज बिकॉज ऑफ नेहरूज रिलेशन rather leadership, it was because of नेहरूज लीडरशिप, ठीक है। तो जिसकी वजह से इंडिया एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचा, अच्छी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई, फॉरेन पॉलिसी इंडिया की अच्छी रही, और इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडिया को एक अच्छा मुकाम वर्ल्ड में मिला।